हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। सोचो तुम्हारे पास एक डेवल फ्रूट आ जाए जिसमें तुम्हें अपना खुद एक डोमेन कंट्रोल करने की पावर मिले कि जो भी नॉन लिविंग थिंग तुम्हारे डोमेन में आएगी वो जाइगेंटिक हो जाएगी। तुम अपनी पावर के साथ एक सिटी ऑफ जाइंट्स बना सकते हो और इसी तरह की पावर एल्बाफ में किसी के पास है जो चैप्टर 1135 में रिवील हुआ है। इसी के साथ लोकी, जिसे हम अब तक स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंशियल और एक इविल कैरेक्टर मान रहे थे, बट ही इज नॉट द हंटर, ही इज अ टारगेट। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बल्कि मल्टीपल लोग उसके पीछे पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें चैप्टर 1135 में सामने आई हैं जिन्हें इस वीडियो में एक साथ जानते हैं। चैप्टर का टाइटल है और चैप्टर स्टार्ट होता है एक नोट के साथ, सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ जाइंट्स, जहां पर सोल इंट्रोड्यूस करता है मिस्टर बिब्लो को। अब बिब्लो कोई पेट नहीं है बल्कि बिब्लो लाइब्रेरी ऑफ आउल का सेंचुरी से चीफ लाइब्रेरियन है। उसके पास एक खास डेल फ्रूट है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो बिब्लो के डोमेन में अंदर आती है वो चीज जाइगेंटिक हो जाती है। बिब्लो की यही खासियत उसे एल्बाफ के लोगों के लिए वरदान बना देती है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एल्बाफ बाकी दुनिया के लोग गोटे बराबर हैं, आई मीन छोटे हैं, और उनकी हर चीज काफी छोटी है। लाइक तुम ही सोचो, किसी आइलैंड पर एक नया स्पा खुला और वो एल्बाफ में एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगा, क्योंकि जाइगेंटिक साइज के पैम्पलेट बनाने में तो उसकी दुकान बिक जाएगी। यहाँ काम आता है मिस्टर बिब्लो, और इसी के साथ दुनिया में सभी को अपडेट रखने का काम करता है न्यूज़पेपर। पर ये न्यूज़पेपर सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कंट्रीज में जाते हैं, तो अगर जाइंट कहीं से न्यूज़पेपर भी ले आए तो उन्हें उसे पढ़ने के लिए एक ह्यूमन को हायर करना पड़ेगा। और इसी बात का सॉल्यूशन हमारे बिब्लो भैया कर देते हैं, पैसा बचाते हुए। इस चमत्कारी उल्लू को देखने के बाद लिलिथ बेबी समझ जाती है कि इस उल्लू ने इकोनॉमी खाया है जो नॉन लिविंग चीजों को बड़ा कर देता है। हम पैनल्स में आउल लाइब्रेरी के क्लियर सीन देख पाते हैं जो काफी कमाल की लग रही है। किसी भी पोर्शन को देख लो, हर चीज काफी डिटेल से बनाई गई है और सभी लोग लाइब्रेरी को एंजॉय कर रहे हैं। कोई जाइगेंटिक स्टेयर्स हैंडल पे चल रहा है, लिलिथ उड़ते हुए हर चीज को देख रही है। रॉबिन और चॉपर सॉल के पास बुक्स को चेयर की तरह यूज करते हुए बैठे हुए हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूफी उन सभी जाइंट बच्चों के साथ खेल रहा है, बट वो रोते हुए गढ़ के बूब्स पे जाकर चिपक जाते हैं। लूफी कहता है कि वॉरियर्स के ऐसा बिहेव करना बिल्कुल शोभा नहीं देता, पर सांजे उन बच्चों को डिफेंड करता है कि वो एल्बाफ के बच्चे काफी मासूम हैं, परंतु ये सब बस नाटक है। उन टर्की बच्चों को गढ़ के बूब से चिपकने का बस रीजन चाहिए था। ये बात पता चलते ही सांजी काफी गुस्सा हो जाता है और लूफी भी एल्बाफ की इन सारी कंडीशन को देखकर बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग काफी पीसफुल हैं और उसने ऐसा कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेकिन तभी कोलन, जिसे हमने बार में देखा था, वो फाइनली यहाँ पर आ चुका और लूफी को देखकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर उसकी वुडन स्वॉर्ड को लूफी तोड़ देता है और जिसके बदले में लूफी गियर 3 के साथ उस पर पंच करता है, पर खुशनसीबी से कोलन बच जाता है। सभी बच्चे वायलेंस को देखकर काफी दुखी होते हैं, बट कोलन नहीं, वो लूफी को देखकर उससे इंप्रेस हो चुका है। वो कहता है कि एक एम्परर से यही मेरी उम्मीद थी। रिप्ले कोलन पे स्टार्टिंग में चिल्लाती है, पर फिर उसके अटैक की तारीफ भी करते, क्योंकि कोलन की माँ कोई और नहीं बल्कि रिप्ले ही है। कोलन बताता है कि उसके फादर एक ह्यूमन थे और एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, और आगे रिप्ले भी बताती है कि उसके हस्बैंड उसकी एज से काफी छोटे थे, पर वो उससे पहले एज नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वो रिप्ले से शादी नहीं करते, बट हाँ बच्चे तो कर ही लेते हैं। अब काफी टाइम हो चुका था, लूफी के अकॉर्डिंग अब उसे खाना चाहिए। वो भी लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, पर अपना फ्रैंकी ट्रेजर ट्री एडम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसकी तलाश वो इतने टाइम से कर रहा था। अब वो उसके बहुत ज्यादा पास आ चुका है। वो सोल से कहता है कि आइलैंड ही ट्रेजर ट्री एडम था, और सोल इसमें ऐड करके बताता है कि दुनिया में कई जगह पर एडम ट्री मिलेंगे, पर एल्बाफ के एडम ट्री की एज कोई सोच भी नहीं सकता। फ्रैंकी का इंटरेस्ट देखने के बाद मुझे लगता है कि अगर एल्बाफ में वॉर छिड़ी तो हर बंदा लड़ रहा होगा, बट फ्रैंकी अपना रोबोट्स के साथ ट्रेजर ट्री एडम के टुकड़े करके उसे मार्केट में बेच रहा होगा। चैप्टर में आगे रॉबिन अपने कपड़े बदलती है, बट दुर्भाग्य से हमें वो चीज दिखाई नहीं गई, और साथ में बाकी स्ट्रॉ हैट भी एल्बाफ की ड्रेस धारण कर लेते हैं। लेकिन बाकी सभी को छोड़ो, अपना जीन बे गुंडे से कम नहीं लग रहा। मैं जीन बे के आउटफिट को 10 on 10 देना चाहूंगा।
पर जिस टाइम पर यहाँ पर कपड़े उतारे जा रहे थे, एल्बाफ के वेस्ट में कुछ बहुत बुरा होने वाला था। ऑरेस्ट कासल में लास्ट चैप्टर में जिन दो मिस्टीरियस पर्सन को हमने देखा था वो अब एक्शन में आ चुके हैं। जिन्होंने लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं बता दूं, ये दोनों ऑरेस्ट कासल में रिवर्स समनिंग से आए हैं और वीकेंड से टेलीपोर्ट हुए हैं। इन दोनों को अचानक अपने सामने देखकर वहां खड़े जायंट्स उससे पूछते हैं, किधर बाबू, स्ट्रॉहेड पायरेट से हो क्या? पर जवाब देने की जगह वो सुंदर सी मिस्टीरियस महिला खुद सवाल फेंक कर मारती है कि लोकी कहां पर है। जायंट्स लोकी का नाम सुनकर चिढ़ जाते हैं और कहता है कि तुम्हें उस क्रिमिनल के बारे में क्यों जानना है? हम एल्बाफ वासी को फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां पर है और तुम्हें क्यों जानना है। पर महिला को ना सुनना पसंद नहीं था। वो एक बार फिर पूछती है। जैसे ही जायंट बताने से मना करते हैं, वो लेडी एक जायंट पर वहीं से अटैक कर देती है और वो जमीन पर दर्द से करहाने लगता है। इस अटैक को देखकर कुछ अजीब सी वाइब आती है, क्योंकि इस अटैक में उसने कुछ बैंडेज की हेल्प से उस जायंट को घुटनों पे ला दिया था और वो दर्द से करहाने भी लगा। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस लेडी का सिर्फ फेस नहीं बल्कि पूरी बॉडी बैंडेज में रैप्ड है। इन बैंडेजेस को वो अटैक्स के लिए यूज करती है, यानी किसी वुंड्स की वजह से नहीं, बस किसी अपीयरेंस को छुपाने के लिए, या फिर उसके डेविल फ्रूट की पावर है ये इन बैंडेजेस को बना। और ये बैंडेजेस पर्सन को छूती हैं, वो उसकी एनर्जी को ड्रेन कर लेती है। ऐसा अभी तक मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। आगे वो लेडी अपनी छाती चौड़ाते हुए कहती कि तुम लोग खुद को हमसे ऊपर समझते हो फूल्स, मैंने तुमसे पूछा नहीं था बल्कि वो एक ऑर्डर था। इस सीन को देखकर वहां खड़ा दूसरा जायंट भौचक्का रह गया कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस सब के बीच में वो आदमी जो सैंक्स जैसा दिखता है वो बस वहां पर खड़ा रहता है। उसके हाथ में उसी टाइप की स्वॉर्ड है जैसी सैंक्स और गार्लिंग होल्ड करता है। वो इस तरह से वहां खड़ा रहता है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी उसके हाथों में है। इसी के साथ स्ट्रॉहेड का नाम सुनने के बाद भी इन दोनों का उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। लाइक उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रॉहेड एल्बाफ में है, वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इस कंट्री में आए हैं और ये वही करेंगे। ईमू और उसका खुशी देने वाला आदमी, आई मीन जॉय बॉय, बुंड मराए। इधर ऑर्कस्ट कासल में बवाल चल रहा है और वेस्टर्न विलेज में सभी लोग फीस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। सभी जायंट स्ट्रैट को थैंक्स कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जायंट्स की कई बार मदद की है। लाइक फर्स्ट टाइम लिटिल गार्डन में डोरियन ब्रोगे की, फिरेनीज लॉबी में कासियन ओइमो की और ड्रेस रोजा में न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स की। सब लूफी की तारीफ करें क्योंकि वो एम्परर ऑफ द सी बन चुका है। इसी के साथ वो स्ट्रॉहेड क्रू था जिसकी वजह से काइड और बिग मम हारे और वानो आजाद हो पाया। इसके बाद ये सभी अपने फ्रेंडशिप के नाम जाम लगाते। आगे फिर यहाँ पर रियूनियन चलती है। स्टेंसिन आगे आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसे देखकर लूफी को याद आता है कि स्टेंसिन वही जायंट है जिसे साबा ओडी में कैप्चर किया गया था। तभी यहाँ पर एक डेड बॉडी का फ्रेंड आ जाता है, आई मीन जारूल। अब इनके नाम सेम है तो तुम कंफ्यूज मत होना। तो जिसे बिग मॉम ने पेला था वो जोरूल था और अब जो हमारे सामने है वो जारूल है। पर शॉकिंग बात यह है कि जारूल की सर में एक तलवार घुसी हुई है और जिसे देखकर लूफी चौंक जाता है कि ये क्या बवाल है बुड्ढे। सो यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। ओवरऑल चैप्टर काफी मजेदार था और वो लड़की की पावर रिवील होना मेरे लिए काफी बढ़िया पॉइंट था, यानी मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो तुम्हें कैसी लगी और खासकर चैप्टर तुम्हें कैसा लगा कमेंट से बताना। चैप्टर का कौन सा पार्ट तुम्हारा फेवरेट है? मेरा पार्ट तो मैंने बता दिया, रिप्ले, जिनबे की ड्रेस और वो लड़की की पावर, यही मेरे इस चैप्टर के फेवरेट पार्ट है। तुम कमेंट से बताओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।